चलिए आज नो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास. So today we shall get idea about the fundamental unit of life. आज हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं. इसका एक पार्ट हम लोग कुछ स्टडी कर चुके हैं और आज का क्लास उससे आगे चलेगा. ये क्लास जो है आपका यूजफुल होगा स्कूलिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12. मैंने क्लास 9 to 12 में जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास यूजफुल होगा. एंड कौन सा बोर्ड के लिए, तो सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चे 9 to 12 में स्टडी कर रहे हैं, या आईसीएसई बोर्ड में जो बच्चे 9 to 12 में स्टडी कर रहे हैं, या जैक बोर्ड में जो बच्चे 9 to 12 में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए आज का क्लास यूजफुल होगा. जो नीट एस्पेरेंट हैं या नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास जो है यूजफुल होगा. और कॉम्पिटिटिव एस्पेरेंट मतलब जो प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास जो है यूजफुल होगा. ऑलरेडी क्लास जो है शुरू हो चुका है और पिछला क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग छोड़े थे वहीं से आज आगे चलेंगे. और होप दैट ये क्लास आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे. और मैं बहुत अच्छा से ऑडिबल हो रहा होऊंगा आप लोगों को, और स्क्रीन भी बहुत साफ आप लोगों को दिख रहा होगा. अगर यदि किसी भी पॉइंट में समझने में दिक्कत हो तो हम लोग इसका पूरा डिस्कस करेंगे और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड और क्लियर द कंसेप्ट. लेट्स सी समवन नो. चलिए, तो इट मीन्स दैट क्लास को हम शुरू कर चुके हैं. और फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं. दिस क्लास विल बी यूजफुल टू ऑल schooling students of class 9 to 12 of CBSE board, ICSE board or JAC board. This class also will be useful to the NEET aspirant. This class also will be useful to the competitive aspirant. Let's start the class. चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं. ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे इंडोसाइटोसिस तक, है ना, इंडोसाइटोसिस तक. ये फिगर को भी हम लोग काफ़ी एक्सप्लेन कर चुके थे और आज हम लोग क्लास को आगे लेके चल रहे हैं. एंड द टॉपिक ऑफ टुडे इज सेल वॉल एंड न्यूक्लियस. ठीक है, आज का टॉपिक है सेल वॉल और न्यूक्लियस. यहाँ देखिए, आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है सेल वॉल. आप में से यदि कोई इसको यदि रीड कर देते तो बहुत अच्छा होता. देन एनी वन ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट रीड दिस स्टेटमेंट. हाँ, पढ़िए. Okay, sir. In plant cell, in addition to the plasma membrane, have another outer covering called the cell wall. ठीक है, थोड़ा सा रुक जाते हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग दिस स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. बोलता है कि इन प्लांट इट मीन्स दैट व्हाट. अगर इसको हिंदी में बोलेंगे, चूँकि जैक बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये यूजफुल होगा. तो इट मीन्स दैट आई एम गोइंग टू यूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेज ऑल टुगेदर. साथ साथ में मैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग करने जा रहा हूँ ताकि सभी को ये चीज़ें जो है अच्छी से समझ में आ जाए. तो प्लांट इट मीन्स दैट हम लोग पेड़ पौधा या पादप जिसको बोलते हैं, तो पादप में बोलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक दूसरा उसका आउटर कवरिंग होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्लियर करता है डिफिनेशन ऑफ द सेल वॉल. इफ एनीबडी आस्क अस, यदि कोई हम लोगों से पूछ देता है या कोई प्रतियोगिता परीक्षा में आ जाता है
कि आप सेल वॉल से क्या समझते हैं, या क्लास 9 से 12 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उनसे भी यदि पूछ दिया जाए कि भाई आप सेल वॉल से क्या समझते हैं, अगर जैक बोर्ड का है तो उनको हिंदी से ही पूछा जाएगा कि आप सेल या कोशिका दीवार से क्या समझते हैं, तो उनका रिप्लाई होगा कि मतलब इन प्लांट इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही है, इसके अतिरिक्त इसका बाहर में एक और आवरण या कवरिंग होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। सो इट इज़ वेरी इजी, बहुत ही आसान है इसको समझना। कहाँ पर मिलेगा सेल वॉल, तो ये एक्चुअली में प्लांट्स में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा प्लांट्स में, बोलता है तो प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके अलावा भी कुछ उसको कवरिंग किए हुए रहता है, उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग जानते हैं बाउंड्री के रूप में, ये सेल का आउटर बाउंड्री होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पहला ही क्लास में या पिछला क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए फिर से आगे चलते हम लोग, और अब प्रतीक इसको पढ़ो भाई, क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट। The plant cell wall is composed of cellulose. It provides mechanical strength to support cells. कितना अच्छा है। ऑलरेडी ये क्या है, द प्लांट सेल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है किसको, सेल को सपोर्ट करने के लिए या सहयोग करने के लिए या समर्थन करने के लिए। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट सेल। सेल को सपोर्ट करने के लिए ये क्या उपलब्ध करवाता है, क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है, तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कौन करता है, Cellulose. प्लांट सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो सेलुलोज का कंपोज्ड होता है या बना हुआ होता है, जो सेल को सपोर्ट करने के लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है या देता है। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को भी समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट को देखते हैं जो आपका सेल वॉल से ही रिलेटेड है। रीड दिस स्टेटमेंट इज, हाँ, The process of shrinking of protoplast from the cell wall due to exosmosis in a plant cell when placed in a hypertonic solution is called plasmolysis. प्लाज्मोलाइसिस बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का मतलब होता है सिकुड़ना, ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट के सिकुड़ने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को, फ्रॉम द सेल वॉल, सेल वॉल से, ड्यू टू माने किसके कारण, तो आपका एक्सोऑस्मोसिस के कारण। कहाँ पर, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। देन दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। सो दिस स्टेटमेंट, दिस सेंटेंस क्लियर द डेफिनेशन ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस। इफ एनीबडी आस्क अस, यदि कोई हम लोगों से पूछ देता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोलाइसिस, then the answer of this question will be the process of shrinking of protoplast from the cell wall due to exoosmosis in a plant cell when placed in a hypertonic solution is said to be the plasmolysis। तो यहाँ भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
यदि दिक्कत है तो आप लोग बोलिए, तो फिर उसको डिटेल्स करेंगे, और नहीं है तो फिर आगे चलेंगे। तो इट मीन्स दैट कोई रेस्पॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसमें इट मीन्स दैट हम ऐसा मान लेते हैं इस स्टेटमेंट को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आप इसको रीड कीजिए, क्या कहता है। Animal cell do not show plasmolysis because they do not have cell wall. इट मीन्स दैट बोलता है कि अभी प्लांट सेल पर कंसिडर कर रहे थे, अब आ गया एनिमल सेल। एनिमल सेल में प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता है। काहे नहीं होता है? तो इसका सेल वॉल नहीं होता है। किनका? एनिमल का सेल वॉल नहीं होता है, जिसके कारण एनिमल सेल जो है प्लाज्मोलाइसिस को नहीं दिखाता है। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को भी समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये अगले स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग, जो लिखा है न्यूक्लियस। क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियस। अब आप इस स्टेटमेंट को रीड कीजिए या स्टडी कीजिए, क्या बोलता है। Nucleus is a large spherical organelle present in all the cells. स्टडी कर लिए? रीड किए? Yes, sir. क्या बोलता है? न्यूक्लियस इज ए लार्ज। लार्ज का मतलब क्या? बड़ा। चूंकि ये क्लास देखिए कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट और 9वां से 12वां में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो सीबीएसई बोर्ड में है, जैक बोर्ड में है या आईसीएसई बोर्ड में है, उनके लिए ये उपयोगी होगा। इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। होप दैट आप लोग को भी ठीक लग रहा होगा, बीच बीच में इंग्लिश के साथ अंग्रेजी भी बोल दे रहे हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है? क्या है? लार्ज माने बड़ा। कौन चीज बड़ा है? स्फेरिकल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल्स। Sir. न्यूक्लियस क्या है? सेल में जो स्फेरिकल ऑर्गेनल जो होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, जो बहुत बड़ा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। सो दिस स्टेटमेंट क्लियर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, इसी का ये आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस इज ए लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसको रीड कीजिए, क्या कहता है। The nucleus is separated from the cytoplasm by a double layer membrane called a nuclear membrane. अभी हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे थे, अब हमारे पास आ गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? तो दिस स्टेटमेंट क्लियर द आंसर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में ये कहता है द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म से क्या होता है? अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। किसके द्वारा? बाय ए डबल लेयर मेम्ब्रेन। एक डबल लेयर मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट को देखिए, क्या कहता है। Like plasma membrane, the nuclear membrane is also porous and allow the movement of substance between the cytoplasm and inside the nucleus. ठीक है, अब ये क्या कहता है कि लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? इज ऑल्सो पोरस। पोरस मतलब समझते हैं? यस सर, जिसका मतलब है ना, मतलब खड़ा जैसा, मतलब छेदा छेदा उसमें हाँ रहता है हाँ, ना। ठीक, वेरी गुड। पोरस ये क्या करता है? एंड अलाउ द, क्या अलाउ करता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंस के मूवमेंट को क्या करता है? अलाउ करता है। कहाँ से कहाँ के बीच में? तो बोलता है साइटोप्लाज्म
और इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है क्या करता है, अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? तो सब्सटेंस के मूवमेंट को। मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरा जगह जाना या गतिशील अवस्था में रहना या मोशन वाला स्टेट में रहना। और ये क्या है, इस तरह का काम और कौन करता है? तो बोलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है पोरस है और अलाउ करता है सब्सटेंस के मूवमेंट को साइटोप्लाज्म और इनसाइड द न्यूक्लियस के बीच में। अब लेट्स सी नेक्स्ट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को देखिए, रीड कीजिए। Inside the nucleus, there is a thread-like structure called chromatin fiber. क्रोमैटिन फाइबर्स। इनसाइड द न्यूक्लियस कहता है कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस को हम लोग हिंदी में केंद्रक भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जैक बोर्ड के यदि होंगे तो उनको न्यूक्लियस का मतलब यहाँ केंद्रक ही समझना है। इनसाइड द न्यूक्लियस माने न्यूक्लियस के अंदर में, देयर इज ए थ्रेड लाइक माने धागा का जैसा स्ट्रक्चर मतलब संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। इफ एनीबॉडी आस्क अस, प्रतियोगिता परीक्षा हो या फिर नीट हो या आप 9 से 12 में कहीं भी पढ़ रहे हैं और यदि आपको पूछ देता है कि भाई आप क्रोमैटिन फाइबर से क्या समझते हैं, तो हमको बिल्कुल ये समझना चाहिए, अरे भाई क्रोमैटिन फाइबर का मतलब है ये बिल्कुल धागा का जैसा संरचना वाला होता है और इनसाइड द न्यूक्लियस ये होता है। तो hope that there is no problem to understand this statement. If anybody asks us what do you mean by chromatin fibers, so there is a thread like a structure inside the nucleus is called the chromatin fibers. मतलब न्यूक्लियस के अंदर में, केंद्रक के अंदर में क्या होता है? तो धागे का संरचना होता है जिसे हम लोग क्रोमैटिन फाइबर्स बोलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इस अगले स्टेटमेंट को आप लोग समझिए और रीड कीजिए क्या बोलता है। एनीबॉडी? नेक्स्ट। हाँ चलिए रीड। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, chromosomes are made up of DNA and proteins. ये पढ़िए, उससे ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़िए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय में पढ़िए। During cell division, mitosis and मिटोसिस है, मिटोसिस एंड मियोसिस। meiosis, chromatin material condenses to form a rod-like structure called chromosomes. तो लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल का विखंडन होता है, जब सेल बढ़ता है, तो वहाँ पर मिटोसिस या मियोसिस, क्रोमैटिन मटेरियल जो है कंडेंसेस हो जाता है टू फॉर्म ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर, छड़ के जैसा संरचना बनाता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं या क्रोमोसोम्स कहते हैं। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है बायोलॉजी का। यदि हमको कोई पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमोसोम्स, तो वी हैव नो प्रॉब्लम टू रिप्लाई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को रिप्लाई करने में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, या है या होगा। कहता है कि सेल डिवीजन के समय में क्रोमैटिन मटेरियल जो है कंडेंसेस हो जाता है। किसके लिए कंडेंसेस हो जाता है? तो रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स।
होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत है क्या? एनीबडी हैज प्रॉब्लम? नो सर। चलिए नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको रीड करते हैं। प्रतीक रीड करो इसको, आप रीड करो क्या लिखा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हाँ हाँ पढ़िए। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। बस उसके बाद वाला सर पढ़िए ये जो रेड में लास्ट में यहाँ दिख रहा है, देखिए। क्रोमोजोम आर मेड ऑफ डीएनए। ऑफ डीएनए क्रोमोजोम्स एंड जो है प्रोटीन। आपका किसका बना हुआ है? डीएनए को बना हुआ है। डीएनए और डीएनए जो है आपका संक्षिप्त या छोटा रूप या एब्रिविएशन है किसका? तो डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, इसका छोटा रूप है डीएनए। और ये आपका क्रोमोसोम्स जो है डीएनए के साथ साथ और किसका सहयोग लेता है? तो प्रोटीन का, जिसमें आपका हिस्टोन्स एंड एसिटिक प्रोटीन्स हो या है, उसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलेगा। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसको भी थोड़ा रीड कीजिए क्या बोलता है, देखिए। एनीबॉडी? DNA stores all the information for the cell to grow, function, and thrive. Divides. हाँ, डिवाइड। These segments of DNA are called genes. Genes are the hereditary unit of life. कहता क्या है? DNA stores all the information. सभी सूचनाओं को डीएनए जो है संग्रह कर लेता है। फॉर द सेल, सेल के बढ़ने के लिए, मतलब फॉर द सेल टू ग्रो, सेल को बढ़ने के लिए, सेल के फंक्शन के लिए, एंड डिवाइड दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। डीएनए के इस सेगमेंट को या इस भाग को हम लोग जीन्स बोल सकते हैं या जीन्स कहलाता है। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। पढ़िए क्या कहता है। सो गए क्या? सो जीन्स आर द, बोल रहे हैं। हाँ तो कोई आवाज ही रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जीन्स आर द वो response- हेरेडिटरी वो यूनिट, response- हेरेडिटरी यूनिट ऑफ लाइफ। लेट्स सी इसका दूसरा टॉपिक में आते हैं। ये न्यूक्लियस के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे थे, देखिए इसके बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, जिसको न्यूक्लियोड बोला जाता है। न्यूक्लियोड के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसको रीड कीजिए क्या लिखा हुआ है। Prokaryotic organism lack a nuclear membrane around their genetic अच्छा थोड़ा सा यहाँ तक रुक जाइए, region. स्टॉप कीजिए। यहाँ तक बोलता है प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म लेक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होता है? लेक होता है। लेक माने अभाव या नहीं होता है। प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म लेक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देयर genetic materials. The nuclear region is poorly defined and contains only the nucleic acid, such as undefined nuclear material is called the nucleoid. अनडिफाइंड, जिसका कोई परिभाषा नहीं मिले, तो इस तरह के न्यूक्लियर मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियोड बोलेंगे। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। अभी देखिए प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल का कुछ कंपैरिजन दिया है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो पहले साइज के बारे में बोला है और बोला है कि प्रोकार्योटिक सेल का जो साइज होगा 1 to 10 माइक्रोमीटर होगा। फिर बोलता है साइज ऑफ ए सेल जनरली लार्ज 5 to 100 मीटर। ये आपका 5 to 100 मीटर होगा।
सिमिलरली आप इसका सारे पॉइंट को देखिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, बच्चों में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि विद्यालय का ग्राफ जो है वो बरकरार रहे, कंटिन्यू रहे। अब आपका दूसरा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स को नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। टाइम हो गया आपका 10:01। हम लोग 10:15 तक ये क्लास को अरेंज किए हैं। तो थोड़ा सा इसको ओवर करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू study about cell wall and nucleus. In the cell plant there is plasma membrane. In spite of this, he has also some saving certificate of post office. तो उन्होंने पूछा, तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेरे पास, हमको सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही होगा कि कुछ दूसरा भी होगा? चलिए, हाँ ठीक है, यही होगा। अब दूसरा देख लेते हैं। द प्लांट सेल इज कंपोज्ड ऑफ मतलब अब बोल रहा है कि प्लांट सेल जो है कंपोज्ड ऑफ है किसका, तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट सेल्स। सो these are the simple details about the fundamental unit of life, whereas this is one of the most important chapter of the students who are studying in class 9 to 12, who are preparing to the NEET examination and who are preparing to inside the home or room. So it is very easy to understand. Now I am going to over the class. अब मैं क्लास को ओवर कर देता हूँ। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट है क्या? बोलिए, डाउट है तो। नहीं सर, चलिए, डाउट नहीं है तो इट मीन्स दैट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ आंसर क्वेश्चन को, एनसीईआरटी का। पिछला बार कुछ किए थे, इस बार भी थोड़ा देख लेते हैं, फिर क्लास को ओवर कर देंगे। यहाँ तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 को किए थे और हम लोग इस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी किए थे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 61 के क्वेश्चन नंबर 1 को। अभी हम लोग पूरा कंप्लीट इसको नोट्स या जो इसका कंसेप्ट है पूरा कंप्लीट अभी नहीं किए हैं, फिर भी वी ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। यदि आज तक जो पढ़ाई की है अगर उससे ये टैली कर जाता है तो देखिए, पढ़िए क्या बोलता है। how do substances like CO2 and water move in and out of cell? Discuss. अब कहता है कि हाउ डू सब्सटेंसेस, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़े भी। हाउ डू सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव करता है कहाँ से, इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड या आउटर जैसा पदार्थ कैसे मूव करता है, इसका डिस्कस करें। तो आंसर इज वेरी इजी। देखिए यहाँ पर आंसर क्या बोलता है। द सेल मेम्ब्रेन, ऑलरेडी अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो इसको पढ़ भी रहे थे या समझ भी रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक सेल मेम्ब्रेन आ गया था। तो फिर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या कहता है ये। तो इट मीन्स दैट सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली permeable and regulates the movement of substances in and out of the cell। ठीक है, इस प्रकार से भी सेल से इन और आउट में ये पदार्थ इन और आउट होते हैं। मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा डिटेल्स है और मूवमेंट ऑफ वाटर का भी है।
मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेटमेंट इस तरह से है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब जब हम लोग इनहेल और एक्सेल करते हैं, सांस लेते हैं, therefore it is present in high concentrations inside the cell. This carbon dioxide must be excreted out of the cell in the cell's external environment. The concentration of carbon dioxide is low as compared to that inside the cell. Therefore, according to the principle of diffusion, carbon dioxide moves from a region of higher concentration inside the cell towards a region of lower concentration outside the cell. Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion when the concentration of oxygen inside the cell is low and compared to its surrounding. तो आपका इसका आंसर दो पार्ट में किया है, मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रीजन बताया है और आपका दूसरा जो है मूवमेंट ऑफ वाटर का बताया है। मैं इसका आंसर ग्रुप में शेयर कर दूंगा या इसका पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसके आंसर को नोट कर सकते हैं या एक दो बार पढ़ने के बाद ये ऑटोमेटिक या वीडियो लेक्चर इससे रिलेटेड जो अभी बन रहा है इसको मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तो देखने के बाद आप लोगों का और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो धैर्य कुमार सुन रहे हैं आप हमको? चलिए, प्रतीक कुमार सुन रहे हैं? सर केवल हाँ, आप सर। मूवमेंट ऑफ वाटर को रीड कीजिए और क्लास को कवर करेंगे। Water moves from region of high concentration to a region of low concentration through the plasma membrane. The plasma membrane acts as semi-permeable membrane, and this movement of water is known as osmosis. However, the movement of water across the plasma membrane of the cell affected by the amount of substance dissolved in water. चलिए अब क्लास को कवर करते हैं, फिर आगे इसके और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर क्वेश्चन को भी आंसर करेंगे। टिल देन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। हमसे आप लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो होप दैट ये क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी हो और जिस पर्पस या ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस ऑनलाइन क्लास में जुड़े थे वो ऑब्जेक्टिव या पर्पस आपका पूरा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।